Hello friends, my name is Vinay Tulwani and today I am going to deliver a very short lecture on ITF. So friends, जैसे कि हमें पता है कि JEE एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है and this is the golden time left with us to prepare for those topics जो हमारे वीक हो चुके हैं या वीक थे हमारे शुरू से जो टॉपिक्स हमें ग्रिप में नहीं आए. And I guess there are many students who are facing currently problems with the topics like ITF. जनरली स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं मेरे करियर में वो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा ITF पे ध्यान नहीं देते हैं या स्टूडेंट्स जो है ITF टॉपिक को बड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो इसलिए आई एम गोना टीच और मेक अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन ITF सो दैट जो भी पार्ट आपका वीक है या जो भी पार्ट आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा छूट गया था सो यू कैन कवर अप विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. And in this particular video I'm going to cover how ITF comes into the picture कि ITF के ग्राफ्स कैसे आते हैं और ITF की प्रॉपर्टीज कैसे बनती है, ITF की प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते हैं. सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा और उन वीडियोस में मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे आई एम गोना teach the properties of ITF and how the graph of ITF actually derives. So before we move to the chapter ITF, हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि there are certain guidelines before we start this chapter ITF. The very first guideline which I would recommend to you कि जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी ITF को पढ़ने से पहले वो ये है कि आप जो 6 ग्राफ्स है ITF के जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, पहले तो वो आप ये समझिए कि वो ग्राफ्स आए कहाँ से और जैसे ही आप वो समझ जाएंगे कि वो ग्राफ्स आए कहाँ से तो मैं ये आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ITF के जितने भी 6 ITF फंक्शंस में जो आपको बताऊंगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, वो सभी ग्राफ्स आप मेमोराइज कर लो. आप इस तरीके से मेमोराइज करो कि रात को कोई भी आपको उठाए तो आप उन ग्राफ्स को आसानी से बता पाओ. इसका एक ही रीजन है कि ग्राफ से ही सारी मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा. तो अगर आप जो 6 ग्राफ में बताने वाला हूँ आपको ITF चैप्टर में, जो 6 बेसिक ग्राफ्स which I am going to tell you in this particular chapter, if you miss those graphs then you will miss out the whole chapter. So very first guideline given by me to the students to understand this particular chapter is that you should be very thorough with the graphs. Second guideline is कि मैं जो भी derivation कर रहा हूँ उसको बिल्कुल neglect मत करो. जो भी छोटी छोटी चीजें मैं करूंगा, जैसे x से मैं थीटा पे जाऊंगा या थीटा से मैं x पे जाऊंगा, तो जो भी छोटी छोटी चीजें मैं इस चैप्टर के अंदर डेराइव करूंगा आप बिल्कुल उस डेरिवेशन को नेग्लेक्ट मत करना. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सीधे सीधे मगअप करोगे, आपको उसके डेरिवेशन को समझना ही पड़ेगा तभी, क्योंकि कोई भी अगर नया क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग. दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड यू not to just mug up the formulas or not to just mug up the properties in this particular chapter, but also go conceptually that how everything is being derived in this particular chapter. And really if you follow these two guidelines now, this chapter will become very very interesting for you and you would start loving this chapter, which is unlike in the case of students. I in my career जब भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ ना ITF, तो मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स मिस आउट दिस चैप्टर. मे भी शायद JEE जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे JEE ने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, बट कहीं ना कहीं वो ITF का यूज कुछ ना कुछ चैप्टर्स में इनडायरेक्टली करा देता है, जैसे एरिया में करा लेगा या फिर क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी में करा लेगा. तो ITF पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो वो क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी का एरिया में यूज उसका करा लेगा. तो ऐसा नहीं है कि हम इस चैप्टर को नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं तो हम नेग्लेक्ट करते चलेंगे. वी हैव टू स्टडी इट वेरी थॉरोली एंड द टू गाइडलाइंस गिवन बाय मी टू यू इन दिस चैप्टर दैट हैज टू बी फॉलोड वेरी थॉरोली. ओके, कि पहली गाइडलाइन ये दी है मैंने आपको कि सारे ग्राफ्स आप बिल्कुल मेमोराइज कर लो और जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो उसको डेराइव करते चलो, है ना, उसका डेरिवेशन मिस आउट मत करो. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी बिगिन विद दिस चैप्टर ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो हम एक जैसे अब स्क्रीन पे हम कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो ये चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज लिखी गई है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट. तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे बच्चों के मन में आएगा वो ये आएगा कि सर जो आप इनवर्स की बात कर रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, क्या ये वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो इनवर्स हमने अभी कुछ दिन पहले फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था? देखिए फंक्शन चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. तो बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये वही इनवर्स फंक्शन है लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स निकालने वाले हैं. फिर अब मैं जैसे ही ये चीज बोलता हूँ आपको कि हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं साइन एक्स का, तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर हम साइन एक्स का इनवर्स निकालने वाले हैं तो सर आपने तो ये बताया था फंक्शन चैप्टर के अंदर कि फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट द फंक्शन शुड बी 1 1 and on 2, दैट इज फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव इन नेचर.
बट यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम इनवर्स निकालने वाले हैं, तो सर आप ये तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि साइन एक्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता अपनी डोमेन में। साइन एक्स तो वन वन नहीं होता, साइन एक्स तो मेनी वन होता है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बिल्कुल सही सवाल आ रहा है सभी के मन में कि साइन एक्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है अपनी डोमेन में, और इसलिए हम उसका इनवर्स अभी उसकी नेचुरल डोमेन में हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। बट यू नो व्हाट, मैं इसका इनवर्स निकालूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं निकाल सकते, मैं बोलूंगा बिल्कुल मैं निकालूंगा। मैं कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा, साइन एक्स की नेचुरल डोमेन को मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, और कुछ इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करूंगा ना कि वो जो नई डोमेन होगी वो उसमें साइन एक्स वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, और इस तरीके से वो बाइजेक्टिव बन जाए। तो जो नई डोमेन होगी, मैं उस नई डोमेन के अंदर ही या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ही मैं साइन एक्स का इनवर्स निकालूंगा। मतलब मैं उसको बाइजेक्टिव बनाऊंगा पहले, और फिर मैं उसका इनवर्स निकालूंगा। तो अब जैसे मैंने क्या करा है, स्क्रीन पे आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं कि मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है ये मैंने मान लो मैंने आर में बनाया हुआ है, ये एक्सटेंड हो जाएगा, अभी तो माइनस पाई से 2 पाई में बनाया, बट मान लो ये आर में बनाया ग्राफ। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये मैनी वन ग्राफ है। मैनी वन इन द सेंस, हमने मैनी वन का मतलब भी पढ़ा है फंक्शन चैप्टर के अंदर। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, जैसे मैंने स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, तो वो दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट टू डिफरेंट पॉइंट। तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे फंक्शन मैनी वन बन जाता है। तो आर में फंक्शन मैनी वन है, तो अभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे फंक्शन को वन वन भी बनाना पड़ेगा, और मुझे फंक्शन को ऑन टू भी बनाना पड़ेगा। तो अब आप खुद ही सोचिए एक मिनट के लिए कि मैं ऐसी क्या डोमेन रखूं कि फंक्शन जो साइन एक्स है वो वन वन भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए। तो ऐसी मैं क्या डोमेन रखूं? तो अगर मैं फंक्शन को मैं माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू में देखूं, मैं शेड कर देता हूँ ग्राफ को। अगर मैं फंक्शन को माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू पे देखूं, तो ये वन वन भी है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ना आप माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, तो ये फंक्शन वन वन भी निकलेगा, और साथ ही साथ इसकी रेंज जो है वो माइनस वन से लेके वन भी जा रही है। तो ये फंक्शन की जो रेंज है वो माइनस वन से वन भी है, मतलब ये ऑन टू भी हुआ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, साइन एक्स की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, और मैं क्या बोलूंगा, जो नई डोमेन है मेरे फंक्शन साइन एक्स की, वो क्या है यहाँ पे माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू। तो मैं एक फंक्शन साइन एक्स डिफाइन कर रहा हूँ, और उसकी डोमेन जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू टू माइनस वन टू वन। जैसे हम फंक्शन हमने देखा था ना कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए क्या होता है, उसका डोमेन होता है, सेट बी क्या होता है, कोडोमेन। तो उसी तरीके से मैं अब फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करूंगा, और मैं फंक्शन साइन एक्स डिफाइन कर रहा हूँ माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू टू माइनस वन टू वन। मतलब इस फंक्शन की कोडोमेन और रेंज माइनस माइनस वन टू वन है, और इस फंक्शन की डोमेन क्या है यहाँ पे माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अगर यही चीज मैं लेता हूँ, ए और बी सेट्स को मैं यही मानता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू में, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो ग्राफ है, वो वन वन भी है और ऑन टू भी है। और इसी के अंतर्गत फंक्शन क्या बन जाएगा, हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। एंड नाउ इन दिस डोमेन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, मैं फंक्शन का इनवर्स अब निकाल सकता हूँ। तो यही लिखा है नीचे भी मैंने, आप लोग सभी लोग नोट्स बना लो अपने अपने, और यही लिखा है कि फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए साइन एक्स को बाइजेक्टिव बनाने के लिए मैंने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। इन दिस डोमेन ऑफ साइन एक्स द फंक्शन विल बी वन वन इन ऑन टू, सो वी कैन फाइंड इनवर्स ओवर हियर। ठीक है, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि अब चलो ठीक है, ये आपने सर बता दिया कि साइन एक्स को इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमने क्या करा कि साइन एक्स की डोमेन को हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब देखते हैं कि उसका इनवर्स निकालते कैसे हैं, और उसका इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, अभी तो ये देख लिया अपन ने कि साइन एक्स जो है वो इन्वर्टिबल है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि उसका इनवर्स का ग्राफ आता कैसे और इनवर्स होता क्या है। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हम साइन इनवर्स एक्स का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे अब यहाँ पे। तो हमें पता है कि पहले तो इनवर्स फंक्शन हम कैसे निकालते थे।
तो जो भी फंक्शन होता था, ओरिजिनल फंक्शन जिसका हम इनवर्स निकालने वाले हैं, वो बाइजेक्टिव होता था, वो हमने बना दिया बाइजेक्टिव। और जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका जो डोमेन था वो रेंज बनता था, और जो रेंज था वो क्या बनता था, डोमेन बनता था। तो अभी अभी मैंने क्या करा था, साइन एक्स डिफाइन करा था। और साइन एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन करा था मैंने डिफाइन करा था साइन एक्स को -π/2 से ले -π/2 टू π/2 टू -1 टू 1 में डिफाइन करा था मैंने। ठीक है, तो इसका जो इनवर्स आएगा वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा, -1 टू 1 से लेके -π/2 टू +π/2, ये एफ इनवर्स होगा। और ये पहले क्या था, एफ था हमारा। ठीक है, तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन बन जाती है, और जो कोडोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। साथ ही साथ अपने फंक्शन चैप्टर के अंदर एक और चीज देखी थी, फंक्शन चैप्टर के अंदर अपन ने वो ये देखा था कि जब भी मुझे इनवर्स निकालना रहता था तो मैं क्या करता था, मैं जो भी फंक्शन था मेरा उसकी मैं इमेज ले लेता था y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में। और जो नया ग्राफ बनता था ना इमेज लेने के बाद y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, जब मैं इमेज ली ओरिजिनल ग्राफ की, और जो भी रिजल्टेंट ग्राफ बनता था y इक्वल टू एक्स की इमेज लेने के अबाउट, तो वो जो ग्राफ बनता था वो हमारा इनवर्स का ग्राफ बनता था। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड द फंक्शन जिसका इनवर्स मैंने निकाला है, वो दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। तो अभी मैं एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा उसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। क्यों, मैं इनवर्स तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में निकाल रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा उसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं -π/2 से लेके +π/2 में साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपनी अपनी स्क्रीन पे देखिए कि मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना रखा है -π/2 से लेके +π/2 में। ये जो ब्लू वाला ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये ब्लू कलर्ड ग्राफ, ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है -π/2 से लेके +π/2 में। ये ब्लू कलर का जो ग्राफ देख पा रहे हैं ना सभी लोग, ये ब्लू कलर का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। अब एक ग्रीन कलर की लाइन ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास होती हुई आप लोग देख पा रहे हैं, तो वो आपको पता है वो क्या लाइन है, वो y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब मैं अगर साइन एक्स का ग्राफ है मेरे पास, और साथ ही साथ मेरे पास y इक्वल टू एक्स लाइन भी है स्क्रीन पर। अब अगर मैं इनवर्स का ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, व्हाट आई विल डू इज कि आई विल टेक इमेज ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स, एंड इमेज लेने के बाद जो भी रिजल्टेंट ग्राफ आएगा मेरे पास वो किसका ग्राफ होगा, वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। तो मैं यही बनाने वाला हूँ, यही करने वाला हूँ मैं, कि मैं साइन एक्स का ग्राफ तो है मेरे पास, अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्रीन लाइन के रिस्पेक्ट में साइन एक्स के ग्राफ की इमेज लेता हूँ। तो ये ब्लू कलर का ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब जब मैंने इसकी इमेज ली विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स, तो ये ब्लैक कलर का मुझे ग्राफ मिला। एग्री सब लोग, ठीक है। ये ब्लू कलर का ग्राफ था मेरे पास, और y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने जब इमेज ली तो मुझे ये ब्लैक कलर का ग्राफ मिला, ठीक है। और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी आप देखिए, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ था, इसकी इमेज ली है ग्रीन लाइन के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये कोऑर्डिनेट्स कैसे डिसाइड होंगे, तो बिल्कुल सही बातें हो जाएंगे। जैसे मान लो साइन एक्स का जो ग्राफ था, साइन एक्स के ग्राफ में जो एक्स की वैल्यू थी वो क्या थी, π/2, जिसपे वो 1 बन रहा है। साइन एक्स का ग्राफ जो था जिसपे वो 1 बन रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो साइन एक्स के ग्राफ में ये एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, π/2 थी, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। क्यों, हमने देखा था कि इनवर्स में x इज रिप्लेस्ड बाय y। बस उसी कंसेप्ट से हम क्या देख रहे हैं कि साइन x का जो x है वो साइन इनवर्स x का क्या बनता है, y बनता है। तो साइन इनवर्स x के y की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, ठीक, अग्री। अब साथ ही साथ हम क्या देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स x के ग्राफ में यहाँ हम ऐसे सोचें कि साइन एक्स के ग्राफ में y क्या था, साइन एक्स के ग्राफ में जो y था वो क्या था, 1 था। सभी लोग देख पा रहे हैं, साइन एक्स के ग्राफ में जो y था वो क्या था, 1 था। तो साइन इनवर्स x के ग्राफ में x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स x के ग्राफ में जो x था वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स भी प्लॉट कर सकते हैं, और हम ये भी बता सकते हैं कि
साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, उसकी डोमेन क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी। तो ये तो मैंने एक एक्टिविटी बताई आपको कि हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे डिराइव कर रहे हैं। तो हर बार हम इस तरीके से इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ डिराइव नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक बार डिराइव करके छोड़ देंगे एंड देन वी विल मेमोराइज ऑल द ग्राफ्स। जो मैंने गाइडलाइन नंबर 1 आपको बताई है ना, वो मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप जब आगे प्रॉपर्टीज को डील करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये जो मैं ग्राफ्स आपको बता रहा हूँ ना, आपको इनका डेरिवेशन तो समझना ही है, लेकिन साथ साथ आपको ये 6 के 6 ग्राफ्स बहुत ही अच्छे तरीके से मेमोराइज करने पड़ेंगे। मतलब आप अपने दिमाग में बिठा लो, यू जस्ट मेमोराइज द ग्राफ्स। मतलब आप अगर आंखें बंद करो तो आपके आंखों के आगे 6 के 6 ग्राफ आने चाहिए। ऑल द 6 ग्राफ शुड बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स, तो आपके आंखों के आगे वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्चुअली में विजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है ना, इट मींस यू आर गोइंग गुड विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो मैं पहले ये बता रहा था कि ये फंक्शन का ग्राफ आया कैसे, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ब्लू लाइन वाला जो ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। अब मैंने क्या करा कि मैंने ये ब्लू वाली लाइन की इमेज ली विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन लाइन। ब्लू जो ग्राफ है मेरे पास साइन एक्स का, उसकी इमेज ली मैंने ग्रीन लाइन के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये ब्लैक वाला ग्राफ मिला। अब साइन एक्स में जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, π/2। तो साइन इनवर्स एक्स में जो y की वैल्यू क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। लाइकवाइज साइन एक्स में जो y की वैल्यू है वो क्या थी, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, साइन एक्स में जो y की वैल्यू है वो 1 है। साइन एक्स में जो y की वैल्यू है वो क्या है, 1। तो साइन इनवर्स x में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x इज रिप्लेस्ड बाय y एंड y इज रिप्लेस्ड बाय x। तो जो फंक्शन का जो x है वो इनवर्स का y बन जाएगा, और जो फंक्शन का y है वो इनवर्स का क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। बस वही एक्टिविटी मैंने यहाँ पे परफॉर्म करी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ग्राफ बना दिया। किसका ग्राफ बना दिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स का। तो ये जो ब्लैक ग्राफ आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम ये देखने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, आप कुछ इस तरीके से इसको याद कर लो, ठीक है, इसको मेमोराइज कर लो इस ग्राफ को, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा, इसका डेरिवेशन देखा इस ग्राफ का। नाउ आई एम रिकमेंडिंग यू टू मेमोराइज दिस ग्राफ। तो जैसे ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, -1 से लेके 1 में ही एग्जिस्ट कर रहा है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और इसकी जो रेंज है वो मैं देख पा रहा हूँ -π/2 से लेके π/2। रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यूज। तो ये देख पा रहे हैं y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है स्क्रीन पर। तो y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो रही है, -π/2 से लेके +π/2 में वेरी हो रही है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है। तो x की वैल्यूज जो वेरी हो रही है वो -1 से लेके 1 में वेरी हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, डोमेन जो है, डोमेन मतलब क्या, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन एग्जिस्ट। तो इसलिए मैंने ये बोला कि डोमेन जो है वो -1 to 1 है, और रेंज जो है वो -π/2 to +π/2 है। साथ ही साथ मैं एक और चीज नोटिस कर पा रहा हूँ इस ग्राफ के अंदर, वो ये है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। आप देखो ना, जैसे -1 से 1 पे जाने पर इसकी y की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ये मतलब निकलता है कि x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है। और हमने देखा था कि x के बढ़ने पर y बढ़ता है तो फंक्शन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, वी कॉल दैट फंक्शन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं फंक्शन चैप्टर के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है, ये फंक्शन कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। साथ ही साथ हम एक और चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शन जो है वो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। आप देखिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है इसका। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। हमने देखा था ना ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी फंक्शन चैप्टर के अंदर, कि ऑड फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, वो फंक्शन जिसका जो सिमेट्रिक होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। साथ ही साथ हम एक और चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि -1 से लेके 0 में ग्राफ ऐसा है, -1 से लेके 0 में ग्राफ ऐसा है, एंड देन सडनली वो ग्राफ ऐसा हो जाता है। देखिए -1 से लेके 0 में ग्राफ ऐसा जा रहा है, एंड देन सडनली 0 से 1 के बीच में ग्राफ ऐसा हो जाता है। मतलब ग्राफ की जो कॉन्केविटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है 0 पर। तो 0 पर अगर ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज होती है तो हम क्या बोलेंगे, जब भी कॉन्केविटी चेंज होगी जिस भी पॉइंट पर, हम क्या बोलते हैं, वो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 0 जो है दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्केविटी चेंज होने पर ये
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस नहीं देंगे, मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि कॉन्केविटी चेंज हो रही है। एल्जेब्रिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो पे डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ये सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में बाद में डील करने वाले हैं। राइट नाउ मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कॉन्केविटी चेंज हो रही है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज है इस पर्टिकुलर ग्राफ की, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन। अच्छा, इसको एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं हम, इसी ग्राफ को हम एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब ये देखा हमने कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसकी डोमेन क्या थी, -1 to 1। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी, -1 to 1, और उसकी रेंज क्या थी, -π/2 to π/2। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ बनाता हूँ। मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ बनाऊंगा। सर कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये क्या कर रहे हो, x इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ बनाने की यहाँ पे क्या जरूरत है। तो x क्या कुछ लोग समझ गए होंगे यहाँ पे अभी तक कि x इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ वही है जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अरे हम कैसे निकालते थे इनवर्स, हम क्या करते थे, हम x को रिप्रेजेंट करते थे y में, और बाद में क्या करते थे, रिप्लेस y by x and x by y। तो बिल्कुल वही चीज कर रहा हूँ, x इक्वल टू साइन वाई इज नथिंग बट इट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो मैं अभी क्या करता हूँ, x इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ बना लेता हूँ। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैंने किसका ग्राफ बना लिया, x इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ बना लिया। और यही ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स x का। लेकिन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, साइन इनवर्स x -1 to 1 में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने x इक्वल टू साइन वाई वाले ग्राफ में मैंने उस पोर्शन को शेड कर दिया जिसमें हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या है, -1 to 1 वाला पोर्शन मैंने शेड कर दिया। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे शेडेड पोर्शन कि x इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ वही है जो साइन इनवर्स x का ग्राफ है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर, जैसे -1 to 1 में ही डिफाइन होता है इसलिए। तो ये भी हमारा एक तरीका है साइन इनवर्स x के ग्राफ को डिराइव करने का, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो अब जैसे हमने क्या करा, साइन एक्स का ग्राफ बनाया, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आई एम गोना टीच यू हाउ टू डील विद द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो लेकिन tan इनवर्स एक्स के ग्राफ पे जाने से पहले अब कुछ लोग सोचेंगे फिर से वही एक्टिविटी रिपीट कर दी है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा हाँ वही एक्टिविटी रिपीट करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan x भी क्या होता है अपनी नेचुरल डोमेन में, tan x भी अपनी नेचुरल डोमेन जो होती है r-2n+1 π/2, तो tan x भी अपनी नेचुरल डोमेन r-2n+1 π/2 में क्या होता है, many 1 होता है। देख पा रहे हैं ना, ये तो अभी मैंने r में बनाया है, और अगर मैं इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, इसकी नेचुरल डोमेन में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे वो ग्राफ को मल्टीपल जगह इंटरसेक्ट करेगी। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मल्टीपल जगह पे इंटरसेक्ट करती है तो वो अपनी नेचुरल डोमेन में क्या बन जाता है फंक्शन, वो मैनी वन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, मैनी वन फंक्शन है। बट मैं क्या करूंगा, मुझे तो 1 1 बनाना है क्योंकि मुझे इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करूंगा ताकि वो क्या बन जाए, 1 1 बन जाए। तो कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, सभी लोग सोचिए 1 मिनट के लिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर मैं -π/2 से π/2 देखूं तो फंक्शन अपनी पूरी रेंज भी अचीव कर रहा है वो डोमेन के बराबर r, और साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन 1 1 भी है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए -π/2 से π/2 के बीच में, तो आप लोग ये देख पाएंगे कि -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ जो है वो 1 1 भी है, क्योंकि ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। इसलिए जो इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी वो क्या बन जाएगी, -π/2 to +π/2। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेंगे कि फॉर मेकिंग tan x as invertible function we need to restrict domain of tan x from -π/2 to +π/2। बिल्कुल सही बात है। फॉर मेकिंग tan x as invertible function we need to restrict the domain of tan x from -π/2 to +π/2, है ना। अभी अपन ने स्क्रीन पे देखा तभी फंक्शन 1 1 बन पाएगा और 1 2 बन पाएगा।
ठीक है, यही चीज मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखी है स्क्रीन पर कि f एक फंक्शन है -π/2 टू π/2 टू r y इक्वल टू 10x। तो उसका इनवर्स क्या होगा, उसके इनवर्स में जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी r, और उसके इनवर्स की जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी -π/2 टू +π/2, और फंक्शन क्या होगा tan इनवर्स x। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हम फंक्शन चैप्टर में ऑलरेडी डील कर चुके हैं। रेंज डोमेन बन जाती है, डोमेन रेंज बन जाती है। अब हम देखते हैं कि tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना कैसे है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए मैं पहले जो भी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने डिफाइन करी है, उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर मैं पहले tan x का ग्राफ बनाता हूँ। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या डिफाइन करी, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने क्या डिफाइन करी अभी, -π/2 टू +π/2। तो इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 10x का ग्राफ बनाने वाला हूँ। तो नाउ डीलिंग विद 10x ग्राफ, तो ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन आप लोग देख पा रहे हो अपनी अपनी स्क्रीन पर, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ये ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 10x है। सभी लोग समझ गए? ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल टू 10x है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है अपनी अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर लाइन है वो क्या है, y इक्वल टू x है। ये जो ब्लू कलर लाइन है वो क्या है, y इक्वल टू x। अब हमें ये पता है कि हमें अगर इनवर्स निकालना है, इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो हमें 10x की इमेज लेनी पड़ेगी, 10x के ग्राफ की इमेज लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। तो मैं वही करने वाला हूँ कि ये ग्रीन वाले ग्राफ की मैं ब्लू के रिस्पेक्ट में जो इमेज लूंगा तो मुझे ये पिंक वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये जो ग्रीन वाले ग्राफ की मैं इमेज लूंगा विद रिस्पेक्ट टू ब्लू लाइन y इक्वल टू x, तो मुझे ये पिंक वाला ग्राफ मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये आपको कैसे पता पड़ा कि ये इंफिनिटी तक जाएगा और π/2 पे रुक जाएगा, y की π/2 वैल्यू पर। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 10x में ये देखो कि y कहाँ तक जा रहा है, तो 10x में y कहाँ तक जा रहा है, π/2 तक। तो 10x में तो tan इनवर्स x में x कहाँ तक जाएगा, देखो 10x में क्या हो रहा है, 10x के ग्राफ में जो y है वो इंफिनिटी तक जा रहा है। तो 10x में अगर y इंफिनिटी तक जा रहा है तो tan इनवर्स x में x इंफिनिटी तक जाएगा। बिल्कुल सही बात, तो ये x जो है हमारा इंफिनिटी तक जा रहा है। साथ ही साथ हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि 10x में x क्या है हमारा, x मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/2। तो 10x में अगर हॉरिजॉन्टल वैल्यू π/2 है तो tan इनवर्स x में वर्टिकल वैल्यू क्या होगी, तो tan इनवर्स x में वर्टिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। तो जो 10x का जो x है वो tan इनवर्स x का क्या बन रहा है, y। सभी लोग नोटिस कर पा रहे हैं ये चीज, देखो आराम आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपन को, कि 10x के अंदर जो x है जो क्या था π/2, वो tan इनवर्स x का क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। और साथ ही साथ हम एक और चीज देख पा रहे हैं कि 10x का y क्या है, इंफिनिटी तक जा रहा है। 10x का y जो है, 10x का y आप देख पा रहे हो अपनी अपनी स्क्रीन पर, वो इंफिनिटी तक जा रहा है। तो tan इनवर्स x का जो x है वो इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। ये चीज सभी लोग नोटिस कर पा रहे हैं। और इमेज तो आप ले ही रहे हो, तो ग्रीन वाले की इमेज ब्लू लाइन के रिस्पेक्ट में क्या आ रही है, पिंक वाली लाइन आ रही है। तो ये जो पिंक वाला जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है हमारा, tan इनवर्स x का ग्राफ बन रहा है। तो इस ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि जो tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो कौन कौन से x पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। और उसकी जो रेंज आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -π/2 से लेके +π/2 आ रही है रेंज उसकी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो उसकी डोमेन क्या होगी r, और उसकी रेंज क्या हो जाएगी -π/2 टू +π/2। ठीक है, ये ग्राफ समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमने ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x देख लिया। आगे थोड़ा सा हम और देखते हैं इसी ग्राफ के बारे में। तो इस ग्राफ को जब हम फेयरली बनाएं, थोड़ा फेयर वर्क करके बनाएं हम इस ग्राफ को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इसकी जो y की वैल्यूज थी वो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, -π/2 टू +π/2, और कौन से x पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो हर x में एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब -∞ टू +∞ में एग्जिस्ट कर रही थी।
ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि tan x की जो tan इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या है r, और tan इनवर्स x की रेंज क्या हो जाएगी -π/2 टू +π/2। ठीक है, साथ ही साथ हम एक और चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देखो ना अपनी अपनी स्क्रीन पे, लुक एट योर स्क्रीन। ठीक है, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, साथ ही साथ हम एक और चीज देख पा रहे हैं कि ग्राफ पहले ऐसा है, फिर जीरो के बाद ग्राफ ऐसा है। देखो ना अपनी अपनी स्क्रीन पे कि ग्राफ पहले ऐसा है, फिर जीरो के बाद ग्राफ ऐसा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज हो रही है जीरो पर। तो जीरो tan इनवर्स x का भी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। साथ ही साथ यू कैन नोटिस वन मोर थिंग ओवर हियर एंड कि जीरो के अबाउट, अगर हम देखें जीरो के अबाउट ग्राफ को, तो जीरो के अबाउट जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, हम ये सब बेसिक चीजें फंक्शन चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स x। हम क्या देखने वाले हैं अभी यहाँ पे, हम cos इनवर्स x की रेस्ट्रिक्टेड डोमेन देखने वाले हैं। ठीक है, तो cos x को अगर हमें इन्वर्टिबल बनाना है, तो cos x को इन्वर्टिबल बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, R में तो हमको पता ही है कि सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना R में, those are many one functions and we can't find inverse of any trigonometric functions in their natural domain. So anyhow we have to restrict the domain of every trigonometric function. अभी हम एक जो सेम एक्टिविटी है वो साइन एक्स के लिए कर चुके हैं, टेन एक्स के लिए कर चुके हैं, उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा था और फिर उनका इनवर्स बनाया था अपन ने। तो वही चीज मैं क्या करने वाला हूँ अभी, मैं cos x के लिए करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने स्क्रीन पे cos x का ग्राफ बनाया हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि cos x का जो ग्राफ है अभी तो मेनी वन है, तो अभी तो हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन हम इनवर्स निकालने के लिए अगर मैं ये शेडेड पोर्शन ले लूँ ग्राफ का, ये जो शेडेड ब्लैक शेडेड पोर्शन है ग्राफ पे स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं, जीरो से लेके पाई के बीच में, अगर मैं ये जीरो से लेके पाई वाला ग्राफ उठा लूँ ना, तो इसमें -1 to 1 रेंज भी कवर हो रही है और साथ ही साथ फंक्शन 1 1 भी है। सभी लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि जीरो से पाई के बीच में तो जो ग्राफ है वो 1 1 भी है। एट द सेम टाइम जीरो से पाई के बीच में क्या हो रहा है ना कि उसकी पूरी रेंज भी कवर हो रही है -1 to 1। तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, और क्योंकि फंक्शन जो वो 1 1 ऑन 2 है इसलिए ये इन्वर्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखा है मैंने कि cos x को इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमें ये डोमेन लेनी पड़ेगी। cos x को इन्वर्टेबल बनाने के लिए मुझे 0 to पाई वाली डोमेन लेनी पड़ेगी, और इसकी रेंज क्या आ रही है, -1 to 1 आ रही है। तो इसलिए cos इनवर्स x की डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो cos इनवर्स x की डोमेन क्या हो जाएगी, जो cos x की रेंज होगी। तो cos इनवर्स x की डोमेन क्या होगी यहाँ पे, -1 to 1, और cos इनवर्स x की रेंज क्या होगी यहाँ पे, 0 to पाई। क्यों, क्योंकि cos x की डोमेन क्या थी, 0 to पाई। तो cos इनवर्स x की रेंज क्या हो जाएगी अब, 0 to पाई। cos x की रेंज क्या थी, -1 to 1, तो cos इनवर्स x की डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1 हो जाएगी। तो यही चीजें हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए वही चीजें करनी है अपन को। देखिए इसका ग्राफ देखते हैं अपन, है ना। तो इसका ग्राफ, क्योंकि हमने देखा कि cos इनवर्स x जो है वो -1 to 1 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले जीरो से लेके पाई में cos x का ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये जो ब्लू कलर की जो लाइन आप देख पा रहे हो ना अपनी स्क्रीन पर, ये जो ब्लू कलर की लाइन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये क्या है, cos x का ग्राफ है जीरो से लेके पाई के बीच में। ठीक है, जीरो से लेके पाई के बीच में cos x का ग्राफ है। ये जो ग्रीन कलर की जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, y इक्वल टू x है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये जो आपने ब्लैक वाला ग्राफ बनाया है ये हम इमेज कैसे देख पाएंगे। तो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं या डील करते हैं। देखिए cos x का जो एक पॉइंट मैंने बनाया है 0,1, तो अगर 0,1 की इमेज लोगे आप विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x, तो वो क्या आएगी 1,0। तो मैंने 0,1 ब्लू से लिखा है और 1,0 मैंने क्या लिखा है, रेड से लिखा है। तो 0,1 cos x पे है, तो cos इनवर्स x पे कौन सा पॉइंट होगा, 1,0। ठीक है, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इमेज होती है। लाइकवाइज एक और पॉइंट है cos x के ग्राफ पे π/2, 0। तो अगर π/2, 0 cos x पे पॉइंट है,
ठीक है, cos x के ग्राफ पे पाई बाय 2 0 है, तो cos इनवर्स x के ग्राफ पे क्या हो जाएगा 0 पाई बाय 2। लाइकवाइज अगर मैं देख पा रहा हूँ एक और पॉइंट है cos x के ग्राफ पे, वो क्या है पाई -1। तो अगर पाई -1 पॉइंट है cos x पर, तो cos इनवर्स x पर क्या हो जाएगा -1 पाई। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने cos x पर cos x के ग्राफ पर मैंने 3 पॉइंट उठाए, 0,1, पाई बाय 2 0 और पाई -1। और मैंने क्या करा, तीनों की इमेज ली विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। तो 0,1 की इमेज क्या आई 1,0, पाई बाय 2 0 की इमेज क्या आई 0, पाई बाय 2, और पाई -1 की इमेज क्या आई -1 पाई। तो ये जो तीनों नए पॉइंट ऑब्टेन्ड है, जो मैंने रेड पेन से मैंने लिख रखे हैं, वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कहाँ पे लाई करेंगे, cos इनवर्स x के ग्राफ पे लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इमेज है। तो अब मैं इन तीनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये ब्लैक कलर का ग्राफ मिलेगा, और यही ग्राफ कौन सा है मेरा, यही ग्राफ जो है वो cos इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, यही ग्राफ कौन सा है, cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो cos इनवर्स x के ग्राफ को हम थोड़ा और फेयरली बनाएंगे तो हम इस तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, cos इनवर्स x के ग्राफ को हम देखें क्या क्या प्रॉपर्टी देखी। तो cos इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके से दिखेगा, और इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी -1 to 1। cos इनवर्स x की जो रेंज होगी वो क्या होगी 0 to पाई। और और क्या क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, वैसे वैसे y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो -1 पे y क्या था, पाई था, फिर 0 पे पाई बाय 2 हुआ, और 1 पे फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हुआ, ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि 0, पाई बाय 2 को ऑब्जर्व करो, सभी लोग बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करो 0, पाई बाय 2 को। तो 0, पाई बाय 2 पे देखो क्या हो रहा है, पहले ग्राफ कैसा था, कुछ ऐसा जा रहा था, और फिर ग्राफ ऐसा जा रहा है। मतलब 0, पाई बाय 2 पे भी कॉन्केविटी ग्राफ की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो ना, पहले ग्राफ ऐसा था एंड देन सडनली ग्राफ ऐसा जा रहा है। इसका मतलब 0, पाई बाय 2 पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, मतलब 0, पाई बाय 2 जो है वो क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने इस तरीके से बेसिक तीन ग्राफ बना लिए, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, sin इनवर्स x। और इसी तरीके से हम बाकी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, जैसे कि secant इनवर्स x, cosec इनवर्स x और cot इनवर्स x के भी ग्राफ्स हम बना सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि गाइडलाइंस देखी, और ग्राफ कैसे बनते हैं। और मैं सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि ग्राफ्स को आप मेमोराइज कर लो फाइनली, बिकॉज जब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे ना, तो द ग्राफ्स विल हेल्प अस टू डील विद द प्रॉपर्टीज।